हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर स्टार्ट मैथमेटिक्स का। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में सबसे पहले आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से करे जाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और इसको किस लिए यूज किया जाता है। तो बिजनेस के अंदर जनरली हमको पता है 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं क्योंकि जो बिजनेस है उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और उन रिसोर्सेज को वो किस तरीके से यूज करे सो डेट मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको पड़े और मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर पाए। सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या फिर एक मेथड आप बोल सकते हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज की हेल्प से आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे या कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पड़ेगा और कितना प्रोडक्शन आप कर पाओगे मैक्सिमम। ठीक है, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस एंड द ग्राफ ऑफ इट्स सॉल्यूशन सेट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन और ग्राफ, इसका जो लीनियर इनइक्वेशंस हमको दी जाती है, इन इक्वेशंस का मतलब सबसे पहले इक्वेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन आता है। इन इक्वेशन के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये हमारा लेस देन ग्रेटर देन, ये होते हैं इनइक्वालिटीज के साइन। ठीक है ना, तो लीनियर इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में इक्वल टू की बजाय हमारे ये साइंस सिंबल्स जो हैं वो हमको गिवन होंगे, तो इसी वजह से वो इन इक्वेशन बन जाती है एक इक्वेशन। तो और उसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है कि इफ वी हैव टू और मोर लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में अगर दो या दो से ज्यादा लीनियर इन इक्वेशंस हैं, तो दो वेरिएबल्स मान लो, एक x हो गया एक y हो गया। ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं और इनमें जो आपकी इक्वेशन है ना वो दो या तीन जो इक्वेशंस हैं आपको वो गिवन है दो वेरिएबल्स में ही। ठीक है, तो देन दीज कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली वो क्या बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है लीनियर इन इक्वेशन का, जिसके अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल है बट इक्वेशंस दो या दो से ज्यादा हैं। ठीक है, सो एक लीनियर इन इक्वेशन को लीनियर कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जब आप वैल्यू चूज करते हो ना एक्स और वाई की, तो उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने हिसाब से, कोई भी वैल्यू मतलब आप नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, उसकी हेल्प से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और लीनियर कांस्टेंट क्या रहेगा। सो यहाँ पर है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के नीचे लेस देन के नीचे ये इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो आपकी जो लाइन होगी ग्राफ में वो सिंपल बनेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन। और अगर सिंपल आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन गिवन है देन आपकी डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद 3x प्लस 4y, ये जो आपको गिवन है ना, यहाँ पर दो ही वेरिएबल है, एक x है एक y है। ठीक है, अब दो वेरिएबल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, सो एक से दो से ज्यादा इक्वेशन होगी ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये सिस्टम हो गया हमारा, किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन का एक पूरा सिस्टम आपके पास है। ठीक है, उसके बाद लीनियर कांस्टेंट, अब देखो यहाँ पर लीनियर इन इक्वेशन में 3 4 इस तरीके से आपको वेरिएबल के साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिवन है, कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई डिजिट। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में, एक्स और वाई की वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसका यूज आपके क्वेश्चंस में होगा। तो चले पहले उन्हें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कई बार ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मैक्सिमाइज करो मिनिमाइज करो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आता है द लीनियर फंक्शन z, यानी कि इसको मेन फंक्शन आपने मान के चलना है। c1x1, c यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा, c1x1 प्लस c2x2 प्लस समथिंग cn xn तक, विच इज टू बी मिनिमाइज मैक्सिमाइज, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाएगा, जैसे भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन जो भी आप सारा प्रोसेस करोगे वो इस फंक्शन से रिलेटेड सारा का सारा होगा आपका। इसके मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को होगा, जो भी आप पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स जो भी होंगे वो उसमें पुट करके देखे जाएंगे कि मैक्सिमाइज होगा, अगर मैक्सिमाइज बोला होगा तो उस हिसाब से, मिनिमाइज बोला होगा तो उस हिसाब से। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका सबसे मेन फंक्शन होता है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, वही इसके अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं वेरिएबल्स के ऊपर। उसके बाद आता है हमारे पास
सबसे पहले फिजिएबल रीजन की बात करते हैं। फिजिएबल रीजन का मतलब क्या होता है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड फिजिएबल रीजन। यानी कि जो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उन्होंने मिलाकर जो एक रीजन बनाया है, यानी कि एक शेडेड रीजन जो उन्होंने मिलकर बनाया है, कॉमन शेडेड रीजन, उसको क्या बोलते हैं? फिजिएबल रीजन। यानी कि जिसमें सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स एक साथ मिल गए हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल टाइप शेप ले रहा है, सो सारे के सारों ने मिलके क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना। और इसको हमने क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। तो ये क्या है? फिजिएबल रीजन है। उसके बाद फिजिएबल सोल्यूशन क्या होता है? फिजिएबल सोल्यूशन एनी सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x1 x2 xn, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज वेरिएबल्स का जो कि सेटिस्फाई करता हो सभी कॉन्स्टेंट्स को या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जैसे समथिंग ऐसे गिवन है, ये चीजें, ये क्या है? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिएबल सोल्यूशन। तो फिजिएबल सोल्यूशन मान लो 0 0 हो गया, 2 2 हो गया, 4 4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फिजिएबल रीजन है ना, ये क्या हो जाता है? कलेक्शन किसका? फिजिएबल सोल्यूशन का। जो वेरियस पॉसिबल फिजिएबल सोल्यूशन होते हैं ना, उसका एक कलेक्शन क्या है? फिजिएबल रीजन। यानी कि इसके अंदर वो सारे के सारे कवर होते हैं और फिजिएबल सोल्यूशन इनमें से कोई भी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, वो डिपेंड करता है कांस्टेंट पे कि किस तरीके से गिवन है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको क्लियर होने चाहिए थे। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपके करने हैं। और यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा, तो वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? देखो, स्टेप 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दी लीनियर इनइक्वालिटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लीनियर इनइक्वालिटी टू, किसमें कन्वर्ट करना है? लीनियर इनइक्वालिटी टू लीनियर इक्वालिटी में, ठीक है। या लीनियर इनइक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में करना, दोनों ही सही है, कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया था, ये इनइक्वालिटीज है, जब इनके बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएंगी? इक्वालिटीज बन जाएंगी। सो 3x + 4y = 12, उसके बाद y = 1 एंड x = 0। हो गई ना हमारे पास ये 3 इक्वेशंस, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3x + 4y > 12, इसका जो ग्राफ रहेगा, ठीक है, कंसीडर इसके हिसाब से टेबल बनानी है अब हमने। तो हमने सिंपली क्या करना है? एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर नाउ पुट ओरिजिन 0 0 इन 3x + 4y > 12। अब हमने 0 0 पुट करके देखना है यहाँ पे कि ये अगर आपका सेटिस्फाई करता है तो सिंपली आपका टवार्ड्स द ओरिजिन आएगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ जो है आपका जो शेडेड रीजन होगा वो मूव करेगा इस कंस्ट्रेंट का, इस इक्वेशन का। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो उसका उल्टा हो जाएगा, वो दूर चला जाएगा ओरिजिन से, ठीक है, सिंपली। तो अब हमने इसके अंदर पुट करके देखना है। सो 3x + 4y > 12। तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने 0 रखा, इसकी जगह पे भी मैंने 0 रखा। तो ये क्या हो गया? 0 > 12। क्या 0 ग्रेटर देन होती है 12 से? नहीं होती है। सो ये क्या है? फॉल्स है। देन इट्स ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब आपने पहले सारी सोल्व करनी है, उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ y > 1। सो इसके अंदर जो क्या हो जाएगा आपका? ये पैरेलल हो जाएगा। सो इट बिकेम्स पैरेलल फ्रॉम x एक्सिस से। ये क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा भाई साहब? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली इसका तो ऐसे ही बनेगा, जैसे ऐसे y एक्सिस होती है तो ऐसे बन जाएगा हमारा। तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। ग्राफ ऑफ नेक्स्ट आता है हमारे पास x > 0। अब यहाँ पर देखो, मैं एक चीज भूल गई भाई, देखो यहाँ पर भी 0 0 पुट करना था, तो चलो बाद में इकट्ठा ही कर लेंगे इनका।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर ही होगा ये, ठीक है ना। तो इसका तो करने की जरूरत है नहीं, तो इसका पुट करके देख लो। नाउ पुट 0 0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस केस में क्या होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, जो ग्राफ है आपका, अब आप सभी के अंदर लिख लेना कि जो ग्राफ है वो मूव कहाँ मूव करेगा, टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। देन द ग्राफ मूव्स टवार्ड्स द ओरिजिन, मूव्स टवार्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद इस वाले का रहता है हमारा, पुट करके देखना, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके अंदर हम 0 0 पुट करके देखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं फॉल्स है ये हमारा, तो ये हमारा अवे मूव करेगा, ठीक है। अगर फॉल्स आता है देन अवे जाएगा, अगर ट्रू आता है देन टवार्ड्स द ओरिजिन आएगा, ठीक है। अब सिंपली हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हाफ प्लेन एक ही क्वाड्रेंट हमने लिया, डेट्स वाई ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड हाफ प्लेन का मतलब है कि जो एक एक्सिस है उसके ऊपर भी क्या है, हमारे जो डिजिट्स या फिर नंबर्स हैं वो गिवन है, और उसके साथ वाली जो बाउंड्री वाली लाइन है उस पे भी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्लोज्ड हाफ प्लेन बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, ये पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये क्या है, 0 3, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, तो ये हो गया 0 3, और यहाँ पे क्या है हमारा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, सो 4 0, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, सिंपली कंबाइन कर दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर देना, इसको कंबाइन कर देना। उसके बाद हमारा क्या था, y इज इक्वल्स टू 1, तो ये कहाँ पे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये लिखा है ना, पैरेलल बनेगा x एक्सिस से, तो ये जाएगी हमारी पैरेलल, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, इस पर मेंशन कर दिया करो कि ये कौन सी कांस्टेंट या इक्वेशन आप लेके चल रहे हो, और ये y इज हमारा कहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब जो हमारा x है वो तो इसके ऊपर ही है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि अब यहाँ पे सिंपली ये वाला था ना, हमने 0 0 पुट किया, तो ये क्या निकला हमारा, फॉल्स निकला, यानी कि ये उस साइड जाएगा, ये ओरिजिन यहाँ पे है ना, तो इस साइड की बजाय उल्टा जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव अवे। तो ये हमारा ये वाली लाइन है, तो ये इस तरीके से हमारा जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला y इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू 1 वाला, ये फॉल्स है, तो ये भी हमारा किस तरफ जाएगा, अवे द ओरिजिन, इस तरीके से जाएगा। और ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये हमारा 0 के इक्वल था, तो इसका करने की कोई ज़रूरत है नहीं बाकी, तो ये हमारा ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगा, तो ये ओरिजिन के साथ में ही है, सो ये इस तरफ ही मूव करेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया, और ये क्या है, ओपन प्लेन में है हमारा, किसमें है, ओपन प्लेन में है, ये है हमारा कॉमन शेडेड रीजन, तो ये क्या हो गया हमारा, फिजिएबल रीजन हो गया, ठीक है जी। और जो इसका सोल्यूशन रहेगा, जहां पर ये इंटरेक्ट कर रही है ना बीच में, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा और इस तरीके से आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो इस